है। बैठिए 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 बैठिए। कैसी तैयारी चल रही है? आवाज आ रही है सबको? तैयारी ठीक है? प्रश्नों के बादशाह आगे आराम से आराम से आराम। इतिहासकारों ने महाजनपद काल को द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दिया है। नकारात्मक। महात्मा बुद्ध मोक्ष और महावीर स्वामी के मोक्ष में मौलिक अंतर क्या है? सूफीवाद क्या? आगे चर्चा करेंगे सूफीवाद पे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से किस प्रकार अलग? ठीक है, बैठो 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 बैठो। देखो, दो तीन प्रश्न आए हैं। एक तो दूसरा जो नगरीकरण पे आया है, आपको सबको पता है कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास भारत में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है ना। जब लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ तो अधिशेष आया। आवाज बंद करो। दो प्रश्न हैं। अगर आप देखेंगे तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास जो गंगा घाटी में लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग हुआ है ना। और जब लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होगा तो जो अगर आप देखेंगे तो इससे क्या आएगा? एक तो कृषि अधिशेष आएगा। और जब कृषि अधिशेष आएगा तो क्या होगा? इससे व्यापार होगा। और जब व्यापार होगा तो नगरीकरण होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो व्यापार होगा तो नगरीकरण होगा। इसके सकारात्मक और नकारात्मक आगे चल के व्यापारिक क्रियाओं के कारण ही जो शोषण बढ़ेगा। और आज की दुनिया में भी आप देखिए कि जो व्यापारी हैं वो मध्यस्थ हैं और जो हमारे किसान हैं वो बिल्कुल एकदम निचले पायदान पे रहते हैं, उनका शोषण होता है। तो सकारात्मक और नकारात्मक। महात्मा बुद्ध का मोक्ष और महावीर स्वामी के मोक्ष में क्या अंतर है? मोक्ष तो मोक्ष है। जब समुद्र में मिला तो फना हो गया। और दोनों का ही मोक्ष लगभग समान है। एक जगह जहां अतिशय से मोक्ष मिला है। अगर आप महावीर स्वामी को देखेंगे तो उनका मोक्ष जो है वो अत्यधिक कष्ट सहने के बाद मिला है। लेकिन अगर आप महात्मा बुद्ध का मोक्ष देखेंगे तो उन्होंने मध्यम मार्ग का सहारा लिया है और यह कहा है कि वीणा के तार को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए। और महावीर स्वामी जो हैं उनका मोक्ष जो आप देखेंगे तो उन्होंने अपने आप को एकदम तपा दिया है। आपको महावीर स्वामी की एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं कि जब वो जंगल में तपस्या कर रहे थे तो एक व्यक्ति आता है। उनके कान में उसने जो है कुछ कहा होगा कि मेरा जानवर यहां पर है, इसको देखते रहना। तो वो तो ध्यान में थे, अपना जानवर बांध के उनके पास आगे बढ़ गया। और जब आया तो देखा तो वो जानवर थे ही नहीं। उसने कहा कि तुम तो एकदम ऐसे व्यक्ति हो कि तुमको हमारी बात समझ में नहीं आती है। तो वो गया। आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? थोड़ा और बढ़ाओ भाई। आ गई? एक कहा। अच्छा, इसको खुलवाना है? ठीक है, ये गेट भी खुलवा दिए भाई। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी लोग, ऑनलाइन वाले जितने। तो मैंने आपको बताया कि जब उस व्यक्ति ने अपने जानवर को छोड़ा और उसने पूछा आके कि क्या तुम इतने बहरे हो कि तुमको सुनाई नहीं देता कि मैंने बोला मेरा जानवर देखते रहना? उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। वो जंगल से एक जो लकड़ी लेकर आता है और महावीर स्वामी के कान में डाल देता है। और उसके बाद महावीर स्वामी को बहुत पीड़ा होती, उसके बाद भी वो बोलते नहीं। यहां महावीर स्वामी के यहां जो उनकी तपस्या की स्थिति है, जो उनका मोक्ष है, वो अत्यधिक शरीर की पीड़ा से संबंधित है। लेकिन महात्मा बुद्ध का जो मोक्ष है वो शांति से संबंधित है, प्रेम से संबंधित है। जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो बुद्ध 7 दिन तक बोले ही नहीं, चुप, एकदम चुप। ऊपर से आवाज आने लगी कि अब बोलिए, अब बोल दीजिए। और बुद्ध ने जब बोलना शुरू किया तो धर्म चक्र प्रवर्तन हो गया। और आज भी बुद्ध की ही वाणी हर जगह चलती है। नहीं चलती? अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात हो और उसमें बुद्ध का नाम ना हो, ये है। एक राजा के लड़के होकर बुद्ध अमर हैं। क्यों?
क्योंकि आपकी जो करनी है वो आपको महान बनाती है। तो ये दो प्रश्न थे आसान से। और एक प्रश्न है कि सूफीवाद क्या है। सूफी कौन होते हैं? ईरान से आए हुए लोग थे भारत में, और एक अलग प्रकार का वस्त्र पहनते थे जो सफा बोलते थे उसको, और ऐसे लोग जिनका हृदय बहुत पवित्र हो वो कहलाते थे सूफी। और जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से किस प्रकार अलग हैं? अलग इनका अलगाव इस तरीके से है कि इनके यहाँ जो यौगिक क्रियाएं भी हैं, जो नाथ पंथ के योगियों की परंपराओं को भी ये स्वीकार करते हैं। और भारत में जब सूफियों का आगमन हुआ तो एक जो गंगा जमनी तहजीब का भी विस्तार हुआ। आगे चल के जब हम लोग मध्यकाल पे चर्चा करेंगे तो सूफियों पे पूरी चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि सूफिज्म क्या है। और जो सूफिज्म में दूसरे के दुख को समझने की बात कही गई, तो समानता भी है कि बुद्ध के यहां अगर आप देखेंगे तो यही कहा गया है कि आप दूसरे की पीड़ा को समझिए, आप दूसरे के दर्द को समझिए। तो सूफिज्म में भी यही चीज आपको दिखेगी। असमानता यह है कि इनका जो रास्ता था वो थोड़ा अलग था और उनके रास्ते में कुछ बदलाव है। आगे चल के सूफिज्म पे हम समझेंगे। चलिए, अभी तक चर्चा हमारी जो हो चुकी है अशोक के जो शिलालेख थे, जो 14वां शिलालेख बताओ क्या है? क्या है? जो महिला धम्म महामात की नियुक्ति किस शिलालेख में है? क्या है उसमें? मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप लोग ठीक हैं? जो अभिलेख अभी आप लोग को बताया था उसी बात हो रही है। अब अशोक के स्तंभ लेख पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों को हिस्ट्री में जो लंबी क्लास करनी है, तो आज हम लोग बहुत सारी चीजों को करेंगे। और सबसे पहले आज अभी हमारी क्लास होगी जो 2:30 बजे तक, उसके बाद फिर हमारी क्लास होगी, ठीक है? अशोक के स्तंभ लेख, अशोक के स्तंभ लेख। अशोक के स्तंभ लेखों के बारे में आप देखेंगे तो इनके जो मुख्यतः जो 7 प्रकार के स्तंभ लेख हैं, है ना, 7 प्रकार के स्तंभ लेख आपको दिखाई देंगे। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हैं, अपने दिमाग में इसी जगह आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि जो महत्वपूर्ण स्तंभ लेख हैं उनको जानना है। इन स्तंभ लेखों को अगर आप देखेंगे तो इनके लिए एक शब्द आता है जो लघु अभिलेख, है ना, ये लघु अभिलेख भी कहलाते हैं, इनको लघु अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे एक अभिलेख मिलता है रुम्मन देई अभिलेख, रुम्मन देई अभिलेख। यह ऐसा अभिलेख है जहां पर आर्थिक प्रणाली, मतलब एक आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मुख्यतः मिलती है, आर्थिक व्यवस्था की जानकारी यहां मिलती है। अगर आप देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि अशोक का कौन सा ऐसा स्तंभ लेख है जहां आर्थिक व्यवस्था की मुख्यतः जानकारी मिलती है, तो रुम्मन देई है ना। अगर आप देखेंगे तो ये अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। कहां है? अफगानिस्तान के कंधार से, ठीक है। आगे बढ़िए। इसके अलावा एक आपको अभिलेख मिलेगा जो कौसाम्बी का अभिलेख, है ना, कौसाम्बी का अभिलेख, कौसाम्बी का अभिलेख। इस अभिलेख को अगर आप देखेंगे तो इसको कहते हैं रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख। और जो उस समय रानी कौन सी थी? कारुवाकी, कारुवाकी जो रानी है उसका अभिलेख है। और यहां आप देखेंगे ये अभिलेख जो रानी का अभिलेख है, और इलाहाबाद में इसको अकबर ने अभी जो स्थापित कर दिया है, अकबर के किले में अभी वर्तमान में इसकी स्थिति आपको जो दिखेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ और अभिलेख मिलता है, जो मेरठ अभिलेख मिलता है, फिर जो टोपरा अभिलेख मिलता है, फिर रामपुरवा अभिलेख मिलता है। तो कुछ बातें नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हेडिंग बनाइए अशोक के जो प्रमुख स्तंभ लेख, अशोक के प्रमुख स्तंभ लेख। इसमें पहला पॉइंट बनाइए, इसमें पहला पॉइंट बनाइए
भाभरू अभिलेख में, भाभरू अभिलेख भी एक था ना, भाभरू अभिलेख में, भाभरू अभिलेख में जो राजस्थान मिला है, भाभरू अभिलेख में, भाभरू अभिलेख में बौद्ध धर्म के, भाभरू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की सूचना मिलती है। भाभरू अभिलेख में बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों की सूचना मिलती है, त्रिरत्नों की सूचना मिलती है। वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ, बुद्ध, धम्म और संघ। अगर आपके सामने प्रश्न आए कि त्रिरत्नों की सूचना कहां से मिलती है, ठीक। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट बनाइए, रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख। यह अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख, इसमें लिखिए, यह अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से मिला है। यह अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से मिला है। इसकी लिपि आरामाइक है। यह अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से मिला है। इसकी लिपि आरामाइक है, आरामाइक है। इसकी लिपि आरामाइक है, जो उत्तरी पश्चिमी भारत में थी। इसकी लिपि आरामाइक है। इस अभिलेख में, इस अभिलेख में मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा है। इस अभिलेख में मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा है। इस अभिलेख में मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा, अंडरलाइन कर देना, आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा है। हो गया, हो गया। इस अभिलेख में मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापों की चर्चा है। अगला पॉइंट, कौसाम्बी अभिलेख, कौसाम्बी अभिलेख, कौसाम्बी, इलाहाबाद के पास में है कौसाम्बी, कौसाम्बी अभिलेख। इसमें लिखिए, यह अभिलेख, यह अभिलेख अशोक की पत्नी कारुवाकी के द्वारा लिखवाया गया। यह अभिलेख अशोक की पत्नी कारुवाकी, अशोक की पत्नी कारुवाकी के द्वारा लिखाया गया। इसीलिए इसे, इसीलिए इसे रानी अभिलेख भी कहते हैं। इसीलिए इसे रानी अभिलेख भी कहते हैं। इसीलिए इसे रानी अभिलेख भी कहते हैं। अगला पॉइंट बनाइए, रामपुरवा अभिलेख, रामपुरवा, रामपुरवा अभिलेख। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखवा रहा हूं, बहुत सारे नहीं लिखवाऊंगा। रामपुरवा अभिलेख, ये बिहार में है रामपुरवा अभिलेख। इसमें लिखिए, यह बिहार के, यह बिहार के चंपारण में है। यह अभिलेख बिहार के चंपारण में है। इसकी खोज 1872 में, इसकी खोज 1872 में C.L. कार्लाइल ने की थी। इसकी खोज 1872 में C.L. कार्लाइल ने की थी। इसकी खोज 1872 में C.L. कार्लाइल ने की थी। ठीक है, तो रामपुरवा अभिलेख हो गया। और इसके बाद लिख दीजिए
लौरिया नंदनगढ़, अगला पॉइंट बनाइए, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़। यह अभिलेख भी बिहार के चंपारण से ही प्राप्त होता है। यह अभिलेख भी बिहार के चंपारण से प्राप्त होता है। कोई कह रहा है कि सर थोड़ा स्लो बोलिए। अरे तेज थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए। उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो, और जब आपके रास्ते में कोई सूल ना हो तो फिर क्या परीक्षा है आपकी। जब नाव को छोड़ दिया तो धार क्या मझधार क्या, अब तो लिखना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अब कोई रास्ता नहीं है। आपने गन्ने को देखा है जब उसको पेरा जाता है, वैसे ही अभी आपका काम है, अपने आप को वैसे ही आपको झोंकना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया। तो लौरिया नंदनगढ़ हो गया, अभी नहीं हुआ लौरिया नंदनगढ़। आवाज क्या, पंखा भैया, पंखा अरे वो बीमार हो गया है। अगल बगल थोड़ा सा आज संघर्ष कर लो, हो जाएगा सही। अच्छा ठीक है, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ जुगाड़ बनाओ। एसी लगा है वहां? अरे यार, धैर्य बनाओ, धैर्य के साथ ही शक्ति आती है। जब राम वन में थे तो एक भी चीज नहीं थी, यहां तो पंखा भी चल रहा है, वहां कुछ नहीं चल रहा था। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। संघर्षों के साये में वीरों की जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है। तो आप लोग वीर लोग हैं, कहां इन सब चक्करों में पड़े। आ जाइए, अगला पॉइंट बनाइए। सर एक अगला पॉइंट बनाइए। सर ए क्या जो लौरिया नंदनगढ़ हो गया है ना, इसको लिख दीजिए, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, यह बिहार के चंपारण में मिलता है। हो गया बस, इसके आगे बढ़िए। सर ए अगला पॉइंट जो कुना अभिलेख, कुना अभिलेख, यह भी मिला है। कुना अभिलेख अशोक का अभिलेख है। कुना अभिलेख, कुना अभिलेख, कुना अभिलेख, क लिखा है क, कुना अभिलेख, इसमें लिखिए जो यह अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से मिला है। यह अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से मिला है। इसमें आरामाइक और ग्रीक लिपि का, इसमें आरामाइक और ग्रीक लिपि का, आरामाइक और ग्रीक लिपि का, जो ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया, आरामाइक और जो ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया, आरामाइक और ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया। आगे बढ़ जाइए। आरामाइक और जो ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया, बस जो कुना अभिलेख जो ऐसा अभिलेख है जहां आरामाइक और जो ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया। आगे आ जाइए, मौर्य काल का संगठन कैसा था। अब हम लोग उसके संगठन पे जा रहे हैं। ये हो गया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहां पर, और मौर्य काल का संगठन। मौर्य काल का संगठन, अगर आप देखेंगे कि इनका संगठन कैसा था, तो आप देखेंगे कि इस समय तक आते आते व्यापार वाणिज्य की स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। अभी लिखना नहीं है, थोड़ा समझ लो फिर लिखेंगे।
आप इस बात को समझिएगा कि मौर्य काल में एक स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार हो गया राज्य का, क्योंकि एक महान शासकों की श्रृंखला आपको दिखाई देती है। यहां चंद्रगुप्त मौर्य भी दिखाई देगा, यहां बिंदुसार भी दिखाई देगा, यहां अशोक भी दिखाई देगा। अभी आप देखेंगे कि अशोक के बाद इतना बड़ा राज्य जो डिक्लाइन कर गया, इसके अपने ही सेनापति ने इसके वंशजों को मार दिया। जो बृहदत्त के, अगर आप देखें आखिरी शासक कौन था, तो बृहदत्त, उसकी हत्या किसने किया, पुष्यमित्र शुंग ने। अभी आप समझिएगा कि आखिर में इतना मजबूत राज्य और उसके अपने ही लोगों ने इनके अपने इस वंशज के लोगों को मार दिया। तो हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि जो अधिकारी हैं वो दो धारी तलवार हैं। अगर शासक योग्य नहीं है तो अधिकारी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस बात को समझिएगा। अधिकारी का योग्य होना ठीक है, लेकिन उसकी तुलना में जो उसके ऊपर बैठा है वो अधिक योग्य होना चाहिए। अगर वो योग्य नहीं होगा तो अधिकारी खा जाएंगे अपने राजा को। इतिहास यही बताता है। इतिहास ये बताता है कि अगर चाहे जितना मजबूत राज्य रहा हो, अधिकारियों के द्वारा उस राज्य को समाप्त किया गया है। इसी बात को अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र में भी समझाया गया है। कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में भी कहा गया है कि अधिकारी वो मछली है कि वो कितना जल पिएगी उसका कोई भी अता पता नहीं लगा सकता। भ्रष्टाचार के मामले पे, इसका मतलब उस समय भी भ्रष्टाचार होता रहा होगा। तो यहां समझना पड़ेगा कि आपको कि इस समय जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, व्यापार की स्थिति अच्छी हो रही थी, व्यापार अच्छा चल रहा था। आपको यहां पर जो श्रेणी व्यवस्था दिखाई देगी, श्रेणी व्यवस्था। इसके अलावा आपको यहां पर दिखाई देंगे अलग अलग जो निगम, आज भी निगम चलते हैं, खूब निगम चलते हैं, व्यापारिक निगम, है ना। इसके अलावा आपको दिखाई देगा सार्थवाह, यहां पर एक व्यवस्था दिखाई देगी सार्थवाह, जो अगर आप देखें कारवां चलता था पहले, अलग अलग लोग अनाज लेकर वहां से आगे बढ़ते रहते थे, उनके साथ जो बंजारे चलते रहते थे। इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। और यहां आप देखेंगे कि पूरी जो इनकी आर्थिक व्यवस्था है, एक अच्छी आर्थिक व्यवस्था के कारण ही एक पूरा सिस्टम आता है। जो श्रेणी व्यवस्था क्या होती है, अलग अलग व्यापार करने की इकाइयां, इन इकाइयों को मौर्य काल में अधिकार भी मिला हुआ था कि आप व्यापार करिए और राज्य को आगे लेकर बढ़िए। तो ये श्रेणी व्यवस्था, जो निगम क्या है, ये निगम वो संस्था हैं जिनके माध्यम से अलग अलग जो संस्थाओं को, जो व्यापारिक क्रियाओं को करने का काम करते थे, व्यवस्थित करते थे, वो निगम कहलाते थे। आज भी अगर आप देखें अपने देश में स्ट्रक्चर जो व्यापार का, तो इसी तरह का दिखाई देगा। इसमें निगम भी दिखाई देगा, आपको श्रेणियां भी दिखाई देंगी और इनके पास अधिकार। ये श्रेणी जो व्यवस्था, यही आज के समय में बैंकिंग सिस्टम में बदल गया। जो आपकी बैंकिंग व्यवस्था है वो लगभग इसी तरीके का काम करती है। ये श्रेणियां उस समय लोगों का जो था, पैसा था, उसको अपने यहां वो स्वीकार करती थी, ये जमा स्वीकार करती थी, ये आपको ऋण देने का काम करती थी। तो अगर आपके सामने प्रश्न आए कि जो बैंकिंग व्यवस्था वर्तमान में है उसकी पूर्वगामी संस्था है श्रेणी, जो श्रेणियां हैं उसकी पूर्वगामी है। और वहां आपको समझना पड़ेगा कि इन श्रेणियों के माध्यम से इनके अपने जो व्यापारिक इकाइयां होती थी, अपना ध्वज होता था, अपनी सेनाएं होती थी और अपने हिसाब से चलते थे। राजाओं के द्वारा इन श्रेणियों को स्वायत्तता दी गई थी, ये श्रेणियां अपनी सेना रखती थी। तो आपको समझना पड़ेगा कि मौर्य काल में भी श्रेणी स्ट्रक्चर बहुत अच्छी स्थिति में था। ठीक है। इसके अलावा आर्थिक व्यवस्था पे आ जाइए। इस समय की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि व्यवस्था है, उसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी। अच्छी होगी कि नहीं होगी, अपने सोच के बताओ। अच्छी होगी। और जैसे ही ये अच्छी होगी तो यहां पर और भी चीजें होंगी। एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको पशुपालन दिखाई देगा, यहां आपको पशुपालन दिखाई देगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहां आपको जो पशुपालन के साथ साथ जो व्यापारिक क्रियाएं बहुत अच्छी दिखाई देंगे, आपको व्यापार दिखाई देगा। तो एक तरीके से अगर हम ये कहें कि जो मौर्य काल के समय तक आते आते जो स्ट्रक्चर आपने
जो नवपाषाण काल में देखा था, वो स्ट्रक्चर अब धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है और नगरीकरण के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर व्यापार, वाणिज्य, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। अब यहां समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर की व्यवस्था अच्छी है, तो यहां पर कुछ ऐसी भूमि होगी जो सरकारी भूमि होगी। कैसी भूमि होगी? इस भूमि के लिए एक नाम आता है सीता भूमि। क्या नाम है? और इसका अधिकारी कौन है? सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष कौन है? अब यहां समझना कि ये राजकीय भूमि है और इसी को मध्यकाल में खालसा भूमि कहा गया। मध्यकाल में आप जाएंगे तो यही भूमि खालसा भूमि कहलाएगी। अलाउद्दीन खिलजी ने सारी भूमि को खालसा भूमि में कन्वर्ट कर दिया था। हम लोग आएंगे अलाउद्दीन खिलजी पर। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसा है मौलवी साहब, अपने को मतलब नहीं कि आप क्या कह रहे हैं, हमको दोजक मिलेगा कि हमको जो वहां पर ऊपर जाके बहुत अच्छा कुछ मिलेगा, इससे मतलब नहीं। मुझे जो सही समझ में आता है मैं वही करता हूं। अलाउद्दीन खिलजी के समय में आप देखें, उसने अधिकतर भूमि जो लोगों के पास थी, अधिकारियों के पास थी, उसको वापस खींच लिया। और यहां आप देखेंगे कि मौर्य काल में जो सरकारी भूमि है उसका एक नाम मिलता है सीता भूमि। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ ऐसी भूमि है जो आम लोगों के द्वारा जिस पर होती है खेती। आम लोग जिस पर खेती करते हैं, आम लोग जिस पर खेती करते हैं उस भूमि को कहा गया, अगर आप देखेंगे तो उसको कहते हैं भाग। क्या कहते हैं? भाग। उस भूमि को कहा गया भाग भूमि है। अब ऐसी भी आपको बहुत सारी जो स्थान दिखाई देंगे, ऐसी भी जो आपको स्थान दिखेंगे कि जहां पर अच्छी वर्षा ना भी हो उसके बाद भी बहुत अच्छी खेती होती थी। ऐसी भूमि के लिए एक शब्द आता है आदेव मात्रक। आदेव मात्रक। आदेव मात्रक ऐसी भूमि है जो बिना वर्षा के भी जहां बहुत अच्छी खेती होती है, कि बिना वर्षा के भी जहां अच्छी कृषि हो। अब ये सारे प्रश्न आपके सामने कभी आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। आदेव मात्रक। इसके अलावा आप देखते हैं कि यहां पर जो धार्मिक कर भी लोग लेते थे, ये धार्मिक कर लेते तो उसके लिए एक शब्द आता है बलि, है ना? धार्मिक कर लेते थे, इसका मतलब वहां पर जो जो धर्म का मामला भी था, और उसके लिए एक शब्द आता है बलि। उस कर का क्या नाम है? बलि। और अकाल जब भी पड़ता था, अकाल के समय कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। इतना लिख लो फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सबको? बोलिए, आ गई समझ में सबको? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? कोई ऐसा है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो क्या हेडिंग बनाएंगे? पहले अर्थव्यवस्था। अच्छा, जो संगठन बनाएंगे, ठीक है, संगठन में लिख लीजिए। इसमें संगठन में लिखिए, मौर्य काल में कई व्यापारिक संगठनों की, मौर्य काल में कई व्यापारिक संगठनों की, मौर्य काल में कई व्यापारिक संगठनों की हमें जानकारी मिलती है। मौर्य काल में कई व्यापारिक संगठनों की हमें जानकारी मिलती है, जैसे श्रेणी, निगम और सार्थवाह। जैसे श्रेणी, निगम और सार्थवाह। पे लिखा है भाई यहां पे सार्थवाह। अगला पॉइंट बनाइए, श्रेणी क्या होता है? एक लाइन लिख दीजिए। अगला पॉइंट बनाइए इसी में, श्रेणी। यह शिल्पकारों का संगठन था। यह शिल्पकारों का संगठन था। तो श्रेणी में लिखेंगे इसमें जो पहला पॉइंट, यह शिल्पकारों का संगठन था। इसमें अलग अलग प्रकार के शिल्पी, इसमें अलग अलग प्रकार के शिल्पी वर्ग शामिल होते थे।
इसमें अलग अलग प्रकार के शिल्पी वर्ग शामिल होते थे। अलग अलग प्रकार के शिल्पी वर्ग शामिल होते थे। हो गया। अगला पॉइंट बनाइए, निगम। यह व्यापारियों का संगठन होता था। अगला पॉइंट, निगम यह व्यापारियों का संगठन होता था। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यापारी समूह शामिल होते थे। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यापारी समूह शामिल होते थे। कोई कह रहा है सर थोड़ा और जो बेसिक से बताइए। मैं एकदम बेसिक से बताने लग गया हूं। मैं ये सब नहीं बताता हूं, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूं। मैं दिल्ली में पढ़ाता हूं, ये सब मतलब बहुत कम बताते हैं, इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं बताते, क्योंकि आपके एग्जाम का जो डिमांड है इसलिए आपको बता रहे हैं यहां उतर के। आप लोग की यहां क्लास हो रही, तो दिल्ली में हमारी जो 3 क्लासेस अभी नहीं हो पा रही हैं, इस बात को समझिएगा कि दिल्ली में आपकी क्लास की वजह से 3 क्लास वहां नहीं हो रही। तो महत्व समझिए आप लोग कि आपको अगर कोई आया है पढ़ाने, तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं से आया होगा, उसकी अपनी जिम्मेदारियां भी होंगी कहीं ना कहीं की। तो आपको यहां यह समझना पड़ेगा कि अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है, इससे आपके आराम से क्वेश्चन भी बन रहे होंगे। अगर आपका जो दिमाग बेहतर होगा तो आंसर लिखना भी सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, अर्थव्यवस्था पे आ जाइए। अच्छा, सार्थवा छूट गया, ठीक है, इसमें लिखिए सार्थवा। सार्थवा एक ऐसी व्यवस्था थी, सार्थवा एक ऐसी व्यवस्था थी जहां व्यापारी काफिले के रूप में चलते थे। सार्थवा एक ऐसी व्यवस्था थी जहां व्यापारी कारवें के रूप में चलते थे। कारवां कारवें या कारवां या काफिला, कारवें के रूप में चलते थे। आपने देखा होगा कि खूब मूवी बनती थी पहले, कि वो जो कबीले चलते रहते थे, अनाज लेकर चलते थे, फिर रास्ते में कोई डाकू लूट लेता था। फिर एक जो बहुत अच्छा गाना आता था, वो रेशमा रेशमा करके, याद आ रहा है? बहुत पुरानी मूवियों में ऐसा होता था कि जो कारवें चलते रहते थे, अनाज लेकर चलते रहते थे। ऐसा होता था पहले। व्यापारिक स्ट्रक्चर ऐसा ही था कि एक साथ बहुत सारी गाड़ियां चलती थी और वो बीच बीच में रुकते रहते थे, है ना? ऐसा होता था सिस्टम, जो पुराने सिस्टम में ऐसा था। अगला पॉइंट बनाओ, आज आपको छूट देने वाला नहीं हूं मैं। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था हो गया, बन गया। इसमें लिखिए मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। अगला पॉइंट बनाइए, मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था, इसमें कुछ बातें। इस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार, इस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि, इस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार था। इस समय अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि, पशुपालन और व्यापार था, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र
इसी में लिख दीजिएगा, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला हुआ करता था। तक्षशिला हुआ करता था। अगला पॉइंट, राजकीय नियंत्रण की भूमि को, अगला पॉइंट, राजकीय नियंत्रण, राजकीय नियंत्रण की भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। राजकीय नियंत्रण की भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, जिसका अध्यक्ष सीताध्यक्ष होता था, जिसका अध्यक्ष सीताध्यक्ष होता था, जिसका अध्यक्ष सीताध्यक्ष होता था। अगला पॉइंट, ऐसी भूमि, अगला पॉइंट, ऐसी भूमि जिस पर आम जनता खेती करती थी, ऐसी भूमि जिस पर आम जनता खेती करती थी, ऐसी भूमि जिस पर आम जनता खेती करती थी, उसे भाग कहा जाता था। उसे भाग, भाग मतलब भाग, हिस्सा, उसे भाग कहा जाता था, उसे भाग कहा जाता था। अगला पॉइंट, ऐसी भूमि, ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के अच्छी खेती होती थी, ऐसी भूमि, ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के, ऐसी भूमि जिस पर बिना वर्षा के अच्छी कृषि होती थी, जिस पर बिना वर्षा के अच्छी कृषि होती थी, उसे आदेव मात्रक, अच्छी कृषि होती थी, उसे आदेव मात्रक कहा जाता था, उसे आदेव मात्रक कहा जाता था। अंडरलाइन कर देना, आदेव मात्रक कहा जाता था। अगला पॉइंट, आदेव मात्रक कहा जाता था। इसी समय याद हो रहा है ना सबको? इसी समय याद कर लेना, अपने दिमाग में रखते जाओ। आदेव, ऐसी भूमि जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा नहीं फिर भी होगा। अगर आप देखें, इसीलिए जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो बहुत कामचोर होते हैं। जो गंगा के किनारे के लोग अगर आप देखेंगे, यूपी बिहार के लोग, इनके अंदर बहुत ज्यादा काम करने के लिए नहीं सोचते हैं। ये जो पहाड़ के आदमी से आप मिल लीजिए और इधर के आदमी से मिल लीजिए, आप अपने आप अंतर समझ में आ जाए। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। उत्तराखंड का एक व्यक्ति मिल जाए आपको, आप उससे बात करिए, वो हमेशा चलता ही रहता है पहाड़ पे, हमेशा चलता रहेगा। और इधर का आदमी हो गया आराम से, बढ़िया ताश का पत्ता चल रहा है, उसका मछली बन रही है, खा रहा है, खुश चल रहा है अपने जीवन में। तो जो अपने अपने इलाके हैं उसके आधार से हमारी जो संस्कृति भी बनती है। और ऐसे स्थान, इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोग ऐसे स्थानों पर जिनकी परिस्थितियां कठिन हैं, वो लोग बहुत बहादुर रहते। जैसे महाराणा प्रताप को आप देखिए, आप शिवाजी को देखिए, आगे चल के बताऊंगा, तुलना करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। हाँ, इस स्टार्टिंग में अभी उस समय जो मौर्य काल में सबसे बड़ा जो शिक्षा का केंद्र था, तक्षशिला। आर्थिक व्यवस्था में इसीलिए थोड़ा वहीं बस खाली जो ब्रैकेट में बना के लिख दो, अचानक याद आ गया, ब्रैकेट में लिख दो कि जो शिक्षा का एक जो बड़ा केंद्र इस समय था, तक्षशिला। अगला पॉइंट बनाइए, इस समय भूमि की माप के लिए, इस समय भूमि की माप के लिए आम जनता से, इस समय भूमि की माप के लिए आम जनता से
रज्जू नाम का कर लिया जाता था। आम जनता से रज्जू नाम का कर लिया जाता था। इस समय भूमि की माप के लिए आम जनता से रज्जू नाम का कर लिया जाता था। रज्जू नाम का कर लिया जाता था। इसी में और लिखिए, इसके अलावा धार्मिक कर के रूप में, इसके अलावा धार्मिक कर के रूप में बलि नामक कर लिया जाता था। धार्मिक कर के रूप में बलि नामक कर लिया जाता था। बलि, बलि नामक कर लिया जाता था। हो गया। अगला पॉइंट बनाएंगे, मौर्य काल की मुद्रा। अगर कोई मुद्रा है यहां की तो हां, वो भी है मौर्य काल की मुद्रा व्यवस्था। थोड़ा इसको समझेंगे फिर लिखेंगे। अगर आप देखेंगे तो मौर्य काल में, चूंकि आपने इतना व्यापार देखा, एग्रीकल्चर देखा, आपने पशुपालन देखा, आपने श्रेणियों की व्यवस्था देखा। अगर श्रेणी व्यवस्था है, अगर यहां निगम व्यवस्था है, अगर यहां पे सार्थवाह है, इसका मतलब सिक्का चलेगा। इसका मतलब यहां पे सिक्का चलेगा, यहां पूरी व्यवस्था चलेगी। अगर यहां के सिक्कों को आप देखें तो यहां की राजकीय मुद्रा जो थी उसको कहते थे पण। जो राजकीय मुद्रा थी उसके लिए एक शब्द आता है पण। ये राजकीय मुद्रा है यहां पर जो चलती थी। इसके अलावा उस समय की जो मुद्रा चलती थी उसके भी जो परीक्षण की व्यवस्था होती थी। मतलब आपने मुद्रा चलाया और आपकी मुद्रा का अगर वो लगातार आपने जो परीक्षण नहीं किया तो फिर आपकी मुद्रा की जो डुप्लीकेट मुद्रा भी बनेगी। अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखेंगे तो यह बहुत बड़ी समस्या आई थी कि उसके व्यापारियों ने उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय से आगे का व्यक्ति था। अकबर से हल्का नहीं है, होली मनाता है, वो दिवाली मनाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, उसने कहा कि ऐसा है कि हम अपने देश में एक नई मुद्रा चलाते, लेकिन यहां का आदमी इतना मक्कार टाइप का है। उसने कहा ठीक है तुम मुद्रा चलाओ, हम तुम्हारी जैसी मुद्रा चला देंगे। पूरी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और बाद में उसने उन सारी नकली मुद्राओं के बदले में असली सोने की मुद्रा दिया। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने ही लोगों ने लूट लिया, उसने नहीं बर्बाद किया राज्य। जब लोग मक्कार हो, यहां पर असफलता इसीलिए हाथ लगी है शासकों को, यहां के लोग भी वैसे ही हैं। अब यहां समझिए कि यहां पर जो मुद्रा की व्यवस्था है उसके जो परीक्षण की व्यवस्था किया है, मौर्य काल के लोग समझदार हैं, शासक सारे। मुद्राओं के जो परीक्षण के लिए एक अधिकारी जिसका नाम है रूपदर्शक। अगर आप देखेंगे मुद्राओं के परीक्षण के लिए, मुद्राओं के परीक्षण के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया है कि आप हमेशा इसको चेक करिए, रूपदर्शक। आप मुद्रा को देखिए। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग जो धातुओं की मुद्रा मिलेगी। एक मुद्रा मिलेगी चांदी की, जिसके लिए एक शब्द आता है कसारपण। क्या आता है, क्या आता है? ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारे सिक्के जो मिलेंगे, जो सोने के सिक्के मिलेंगे, जिसको कहा गया स्वर्ण या निष्क। स्वर्ण या निष्क, ये सोने के सिक्के, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे भी सिक्के मिलेंगे जो तांबे के सिक्के होंगे। इसके लिए बताओ जल्दी से, मासक, मासक और काकनी। अच्छा एक चीज बताओ, क्या इस पे जो तिथियां लिखी हुई हैं? नहीं लिखी हुई है, ये ध्यान रखना, इस पे तिथि नहीं है, इस पे तिथियां नहीं। आगे चल के आएंगी, मौर्योत्तर काल में जो विदेशी लोग भारत में आएंगे वो यहां पर जो तिथि युक्त सिक्के चलाएंगे, ध्यान रखना यहां पर कोई तिथि नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? एक दो पॉइंट लिखो, आगे बढ़ेंगे।
इसमें पहला पॉइंट बनाओ। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर्ण थी। पर्ण ये लिखा हुआ कहीं, मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर्ण थी, जो चांदी का सिक्का होती थी। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा पर्ण थी, जो चांदी का सिक्का होती थी, जो चांदी का सिक्का होती थी। अगला पॉइंट, इस समय की मुद्राओं का परीक्षण करने के लिए, इस समय की मुद्राओं का परीक्षण करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस समय की मुद्राओं का परीक्षण करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसका नाम रूपदर्शक था, जिसका नाम रूपदर्शक था, जिसका नाम रूपदर्शक था। अगला पॉइंट, इस समय के सोने के सिक्कों को, इस समय के सोने के सिक्कों को निष्क या स्वर्ण कहा जाता था। इस समय के सोने के सिक्कों को निष्क या स्वर्ण कहा जाता था। आपको याद होगा कि निष्क जो था हार था गले में पहनने का, है ना। निष्क या स्वर्ण कहा जाता था, निष्क या स्वर्ण कहा जाता था। अगला पॉइंट, मौर्य काल में तांबे के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। मौर्य काल में तांबे के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। इनके लिए मासक या काकनी शब्द आता है। इनके लिए मासक या काकनी शब्द आता है। आगे बढ़ते हैं, मासक या काकनी शब्द आता है, मासक या काकनी शब्द आता है, मासक या काकनी शब्द आता है। हो गया। अगला पॉइंट बनाएंगे, वहां की सैन्य व्यवस्था, मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था, कि मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था कैसी। आप एक बात समझ रहे होंगे कि मौर्यों की सेना अपने आप में बहुत बड़ी रही होगी। आकलन करिए, जिसके पास अच्छी सेना होगी वही विस्तार कर पाएगा, जिसके पास अच्छी सेना नहीं होगी वो विस्तार नहीं कर पाएगा। यहां मौर्यों के विस्तार के पीछे आपको समझना पड़ेगा कि इनकी सेना बहुत ज्यादा जो विस्तृत सेना थी, और इसके दो हिस्से थे, एक अस्थाई सेना और एक अस्थाई सेना। एक स्थायी सेना थी और दूसरा अस्थाई सेना थी। अस्थाई सेना, ये दो प्रकार की सेना व्यवस्था आपको यहां पर जो साफ साफ दिखेगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो युद्ध क्षेत्र में जो सेनाओं को नेतृत्व करते थे, उस अधिकारी के लिए एक नाम आता है नायक। यहां जो युद्ध क्षेत्र में जो आगे रहता था, उसके लिए एक शब्द आता है नायक। क्या आता है? नायक। तो नायक नाम की फिल्म भी बनी थी, देखा है नायक? 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बनाया, फिर देखो कोहराम मचा दिया। एक ऐसी कहानी है, एक बार आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार
क्या हुआ, एक जो बहुत बड़ा राजा था, उसके दरबार में एक आदमी था जो फंसाने का काम करता था, जो विदूषक बोलते थे उसको, पहले के दरबार में विदूषक बोलते थे, फंसाता था खूब राजा को। तो उससे राजा बहुत प्रसन्न रहता था। एक दिन उसने खूब अच्छी एक्टिंग किया तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ, बोला कि तुम मुझसे आज जो तुम्हारी इच्छा करे वो मांग लो। उसने कहा कि अगर हुजूर मंजूर है तो एक दिन का राजा बना देते। तो उसने कहा यार ये मामला क्या, और कहा अच्छा ठीक है चलो आज का राजा तुम्हें बना दिया। जो विदूषक राजा बन गया, हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति राजा बन गया। अब राजा बन गया और जो राजा था वो अलग बैठ गया कुर्सी पर। उसने तुरंत ही राजा बनते ही आदेश दिया कि राजा को गिरफ्तार कर लो। तुरंत आदेश दिया राजा को गिरफ्तार करो और इसको तुरंत जो फांसी चढ़ा दो। अब समझिए कि अगर जो व्यक्ति ये सोचे कि मैंने दया कर दिया तो उसके बाद की स्थिति बहुत खराब होती है कि दया करी तो आफत आई। लोग कहते हैं कि हमको दया करनी चाहिए, खूब दया करनी चाहिए, लेकिन आदमी देख के, व्यक्ति देख कर, अगर दया ऐसे कर दिया तो वो आपकी जान ले लेगा, तो छोड़ेगा नहीं आपको। तो जब भी निर्णय करिए तो सोच समझ कर निर्णय करिए, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि जो सेना है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक स्थायी सेना और एक अस्थायी सेना। और यहां जो अध्यक्ष उसको क्या कहते हैं, नायक। ठीक, बहुत बढ़िया। अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो सेना है, इस सेना को लेकर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए। जो यूनान के लोग हैं वो कहते हैं, जैसे जस्टिन कहता है कि इनकी सेना, जो मौर्यों की सेना है, वो डाकुओं का गिरोह है। जैसे जस्टिन की बात आप सुने तो इसको लगता है कि इसकी शत्रुता रही होगी। वो कहता है कि इनकी सेना जो है वो डाकुओं का गिरोह है। क्या है डाकुओं का? इसमें सब डाकू रहते हैं, क्योंकि ये लोग भी अच्छे तरीके से लड़ते थे। अब यहां समझना पड़ेगा कि इनकी सेना एक अच्छी सेना थी, व्यवस्थित सेना थी, जिसमें अश्व सेना भी रही होगी, गज सेना भी रही होगी, है ना, और एक जो विस्तार करने वाली सेना रही होगी कि अपना राज्य का अधिक से अधिक विस्तार किया जाए। जो मेगस्थनीज जिसने इंडिका लिखा है, उसने कहा कि मौर्यों की सेना को कंट्रोल करने के लिए 6 समितियां होती थी। अगर आप यहां समझेंगे कि उसने ये कहा कि यहां पर जो इनकी सेना थी उसको कंट्रोल करने के लिए 6 समितियां होती थी। कौन कह रहा है? इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज क्या कहता है कि इनकी सेना 6 समितियों के माध्यम से कंट्रोल होती थी। ये 6 समितियां होती थी, उनके माध्यम से ही कंट्रोल किया जाता था। इतनी बात है जो इनकी सेना व्यवस्था में। 1-2 पॉइंट लिखिए, आगे बढ़िए, फटाफट लिखिए। सैन्य व्यवस्था, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत विशाल थी। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत विशाल थी। इस समय हमें 2 प्रकार की सेनाएं दिखती हैं। इस समय हमें 2 प्रकार की सेनाएं दिखती हैं। पहला स्थायी और दूसरा अस्थायी। पहला स्थायी और दूसरा अस्थायी। अगला पॉइंट बनाइए। युद्ध क्षेत्र में जिन अधिकारियों के द्वारा सेना का नेतृत्व किया जाता था, युद्ध क्षेत्र में जिन अधिकारियों के द्वारा सेना का नेतृत्व किया जाता था, उन्हें नायक कहते थे।
अगला पॉइंट, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में। अगला पॉइंट, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में। मेगस्थनीज की इंडिका से भी मौर्य काल की सैन्य व्यवस्था के बारे में, मेगस्थनीज की इंडिका से भी हमें जानकारी मिलती है। इसके अनुसार 6 समितियों के माध्यम से, इसके अनुसार 6 समितियों के माध्यम से, इसके अनुसार 6 समितियों के माध्यम से सैन्य व्यवस्था संचालित की जाती थी। 6 समितियों के माध्यम से सैन्य व्यवस्था संचालित की जाती थी। वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए, हर समिति में 5 सदस्य, हर समिति में 5 सदस्य, तो 6 पंजे 30 है ना। एक ब्रैकेट में लिख दीजिए कि हर समिति में 5 सदस्य, हर समिति में 5 सदस्य। इसका मतलब क्या हुआ, 30 लोग मिलके इनकी सैन्य व्यवस्था को संचालित करते थे। अलग अलग इनकी समितियां होती थी। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट बनाएंगे, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था। आ रहा है सबको समझ में? बोलिए, आ रहा समझ में सबको? कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो पूछ लो। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आ रहा हो? हाँ, अस्थाई, अस्थाई बैठो। अस्थाई का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा राजा के साथ हमेशा परमानेंट बना रहे। अस्थाई का मतलब क्या है कि जब युद्ध छिड़े तो आ जाए, कहे आओ भैया अब तो लड़ाई चलना है। ऐसा आपको जो है, जो मुगल काल में भी दिखाई देगा। एक सिलेदार होते थे सिपाही और एक होते थे जो बेसिलेदार। मतलब जब युद्ध का समय आता था तो कुछ ऐसे सिपाही होते थे कि जो आते थे बाहर से युद्ध करने के लिए। ऐसा ही यहां पर भी है कि कुछ ऐसे सिपाही हैं जो स्थायी हैं और कुछ ऐसे सिपाही हैं जो अस्थायी हैं। बस इसमें और कुछ ऐसा है नहीं। प्रशासनिक व्यवस्था, मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो मौर्य काल का राजा है उसको सलाह देने के लिए बहुत सारे अधिकारियों का एक समूह होता था। अगर आप देखेंगे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो मौर्य काल का स्ट्रक्चर देखिए तो इस तरीके का कुछ आपको दिखाई देगा। इसको कहते हैं जो मेट्रोपॉलिटन। ये जो मैं अभी आपको विचार बताने जा रहा हूं, ये विचार दिया था रोमिला थापर ने। किसने दिया था? रोमिला थापर ने। और उनकी पुस्तक है अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन। उन्होंने ये बताया है कि कैसे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और उन्होंने इस बात को समझाया है कि मौर्यों का जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर कैसा था। उन्होंने कहा कि जो एक हिस्सा था उसको कहते हैं हम मेट्रोपॉलिटन और ये हिस्सा था पाटलिपुत्र के आसपास का, पाटलिपुत्र के आसपास का इलाका। इस इलाके में जो मौर्य सम्राट बैठता था उसके साथ एक पूरी नौकरशाही बैठती थी। एक पूरी नौकरशाही व्यवस्था बैठती थी। अध्यक्ष बैठते थे, अधिकारियों का पूरा समूह, अधिकारी समूह बैठता था। ठीक है, ये इलाका हो गया बिल्कुल जो मेन इलाका। इसके अलावा ये एक इलाका इसके बाहर होता था। इस इलाके में अधिकारियों का जो समूह काम करता था, यहां पर अधिकारी समूह काम करता था। अधिकारी समूह, राजपुत्र, है ना, ये सारे लोग काम करते थे। जो राजपुत्र होते थे, अधिकारी समूह, ये सारे लोग काम।
और इसके बाहर एक इलाका होता तो उस इलाके को कहते हैं सीमांत। अगर आप ऐसे इसके ऐसे समझ लें, बाहर का इलाका, ये इलाका कहलाता था सीमांत इलाका। और इस इलाके में रहते थे आटविक जनजातियां। जो आटविक, जो वहां की जो आदिवासी जनजाति थी, आदिवासी जनजाति, तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। मौर्यों का स्ट्रक्चर ऐसा था कि जो यहां का हिस्सा था, जो मेट्रोपॉलिटन, जो पाटलिपुत्र के आसपास, यहां पर पूरी तरह से सेंट्रलाइज व्यवस्था थी। यहां जो राजा के हिसाब से ही सब कुछ होगा। एक पूरा अधिकारियों का श्रृंखला यहां पर बना हुआ, स्ट्रक्चर बना हुआ है। सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा ही, मौर्य सम्राट ही है। लेकिन इसके जो अलग हिस्से हैं, अगर आप ये जो कहें तो ये इलाका अगर आप देखें तो यहां पर आएगा तक्षशिला, इसके अलावा आपका आएगा कलिंग। ये सारे इलाके जो हैं इसके बाहर हैं। वहां के लिए अलग प्रशासन है और यहां अंदर के लिए अलग प्रशासन है। और यहां के जो लोग हैं उनको यह कहा गया कि हमारी बात मानते रहो, अधिकार नहीं करेंगे, अधिकार नहीं करेंगे, केवल बात मान लो। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। क्या आपको समझ में आई बात? क्या आपको बात समझ में आई? ये नहीं आई समझ में? आई समझ में? क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया। एक बार फिर से समझो। हमने ये समझाया, फिर समझो। ये है पाटलिपुत्र, क्या है? और यहां बैठा है मौर्य सम्राट। जो मौर्य सम्राट है वो, उसकी स्थिति सबसे ज्यादा ऊपर है और वो हर जगह शासन का कार्य नहीं देख सकता। तो यहां पर इसका सीधा नियंत्रण है। जो पाटलिपुत्र, यहां पर उसका सीधा नियंत्रण है। क्या है? सीधा नियंत्रण। और यहां पर अधिकारी, मंत्री, जो प्रधानमंत्री, सब बैठते हैं, है ना? और यहां पर जो मौर्य सम्राट है उसके अनुसार व्यवस्था चलती है। क्या क्लियर इतनी बात? अब उसके बाद का जो अलग हिस्सा है, अब इसके ऊपर इस हिस्से में आते हैं कुछ अलग अलग इलाके। कौन कौन से? कलिंग, तक्षशिला, है ना? इस इलाके में अगर आप देखेंगे तो इनका इस तरह का नियंत्रण नहीं है, इस तरीके का नियंत्रण नहीं है सीधा। लेकिन यहां पर भी अधिकार को बनाए रखा गया है और वो भी अधिकारियों के माध्यम से। किसके माध्यम से? अधिकारियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से। और यहां पर राजपुत्र, जो राज परिवार से संबंधित, उसके माध्यम से। क्या क्लियर? इसके बाद आखिरी इलाका जो इनके नियंत्रण में नहीं है, इनके नियंत्रण में नहीं है, इसके लिए एक शब्द आता है सीमांत। क्या आता है? और इसके लिए आता है कोर क्षेत्र। क्या आता है? और ये इनका मेन क्षेत्र है पाटलिपुत्र। आई बात समझ में? आगे समझ में कि नहीं आई? इस तरीके का स्ट्रक्चर उनका था। ये जानना था, इस बात पे 18 साल तक रिसर्च किया रोमिला थापर ने, तब ये स्ट्रक्चर निकाल के ले आई। बहुत बड़ी विद्वान है इतिहास की। अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन उनकी पुस्तक है, वो भी उन्होंने इंग्लैंड में लिखा था, भारत की हैं। ऐसे स्ट्रक्चर उन्होंने इस बात का निकाला और यह बताया किस तरीके से इनका राज्य रहा होगा। इतनी बड़ी व्यवस्था को संचालित करना आसान नहीं था। कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर एकदम सीधा नियंत्रण था और कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर उन्होंने अपना वैसा नियंत्रण नहीं किया था। यह कहा था, आठविक राज्यों के बारे में ही अशोक ने अपने अभिलेखों में कहा है कि ऐसा है, अशोक ने हथियार अभी रखा है, चलाना नहीं छोड़ा। मजाक मत करना हमारे साथ, नहीं तो हथियार फिर चलेगा, गर्दन उतर जाएगी। नहीं, यह समझना आपको पड़ेगा यहां पे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो प्रशासनिक व्यवस्था समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद करता हूं। एक हेडिंग बनाइए, प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें लिख दीजिए आठविक क्षेत्र। यहां आएगा जो सबसे बाहरी है। आठविक क्षेत्र आएगा जो केरल पुत्र, जो सतीय पुत्र, ये सारे क्षेत्र।
केरल पुत्र है ना, जो सती पुत्र, ये सारे क्षेत्र। जब आप लोग कभी मेंस लिखेंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी आईएएस में। अभी तो कहे कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, आप धीरे धीरे चलिए। लिखिए एक पॉइंट, लिखिए लिखिए। मौर्य काल का प्रशासन, मौर्य काल का प्रशासन, मौर्य काल का प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासन था। मौर्य काल का प्रशासन एक केंद्रीय प्रशासन था, एक केंद्रीय प्रशासन था जिसमें सम्राट को सलाह देने के लिए, जिसमें सम्राट को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। जिसमें सम्राट को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। अगला पॉइंट, इस समय उच्च अधिकारियों को, इस समय उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। इस समय उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। तीर्थ तो उच्च अधिकारी का मतलब क्या हो गया? तीर्थ। तीर्थ या महामात्र कहा जाता था। इनकी संख्या 18 बताई गई है। इनकी संख्या 18 बताई गई है। ठीक है, तो वहीं ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कुछ लिखना चाहें, अमात्य, पुरोहित, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए अमात्य। ये जो तीर्थ जो अधिकारी हैं उनके बारे में, अमात्य, पुरोहित, अमात्य, पुरोहित, सेनापति, समाहर्ता, समाहर्ता, फिर सन्निधाता आदि। अमात्य, पुरोहित, फिर समाहर्ता, सन्निधाता। जो समाहर्ता क्या करता था? आय का संग्रह। आज भी अधिकारियों को अगर आप देखेंगे तो बिहार में समाहर्ता ही कहते हैं ना, जो डीएम के आगे लिखा रहता है कि जिलाधीश आबलिक समाहर्ता, है ना। तो समाहर्ता मतलब जो टैक्स लेने वाला, और सन्निधाता का मतलब राजकीय कोष का अध्यक्ष, राजकीय कोष का अध्यक्ष, राजकीय कोष का अध्यक्ष। हो गया, आगे बढ़े। अगला पॉइंट बनाएंगे न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, अगर कोई राज्य होगा तो उसकी न्याय व्यवस्था भी होगी, है ना। अगर कोई राज्य है वो संचालित हो रहा है तो उसकी न्याय व्यवस्था जरूर होगी। इनकी न्याय व्यवस्था को भी अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो न्यायाधीश है वो है सम्राट। जो सर्वोच्च न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायाधीश वो है सम्राट। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इनके यहां जो सबसे छोटा न्यायालय है वो है गांव का न्यायालय। कौन सा न्यायालय? गांव का न्यायालय।
ठीक है, इनके यहां एक पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे कि जो लोग होते थे अपने, आज भी आप देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग होते हैं जो सरपंच के रूप में काम करते हैं, वो न्याय देने का काम करते हैं। यहां पर भी कुछ ऐसा था कि जो लोग यहां पर बैठे थे वो सारे वृद्ध जन होते थे, जो वृद्ध जन होते थे, और वो अपने इस क्षेत्र में, जो गांव में, वो न्याय देने का काम करते थे। उनके द्वारा जो न्याय देने का काम किया जाता था। महात्मा गांधी का जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी ने इसीलिए जो इस बात को रखा था कि हर गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाए। वो यही बोलते थे कि हर गांव को आत्मनिर्भर बनाएं और वहां के मामले वही लोग निपटाएं। जो अगर आप देखेंगे तो इस बात को कहते हैं वो कि जो ग्रामीण स्वराज है ना, इस बात की चर्चा वो अक्सर कहते हैं कि जो लोग बैठे हुए हैं एकदम निचले पायदान पे, वो मामले उसी जगह समाप्त हो जाए, जो गांव के स्तर पे ही समाप्त हो जाए। यहां पर भी आप देखेंगे कि अधिकारी जो बनाए गए, जो हर जगह, चाहे उच्च वर्ग में अगर आप देखें तो सम्राट के पास जाएगा मामला, और एकदम लोअर लेवल पे देखेंगे तो जो उस इलाके में जाएगा जहां पर लोग बैठे वृद्धजन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो जो सबसे मुख्य अधिकारी था जो न्याय का, उसके लिए एक शब्द था धर्माधिकारी। क्या शब्द है मुख्य न्याय के अधिकारी के लिए? धर्माधिकारी। धर्माधिकारी, धर्माधिकारी, इसके लिए एक शब्द आता है कि जो सबसे बड़ा जो न्याय करने वाला था। अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको न्यायालय जो है वो दो प्रकार के दिखाई देंगे। एक तो धर्मस्थली, एक आपको न्यायालय दिखाई देगा धर्मस्थली, है ना, और दूसरा आपको न्यायालय दिखाई देगा कंटक शोधन। कंटक शोधन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पर काटा होगा वहां पर होगी मारपीट। क्या होगा? इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा जो लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, एक दूसरे हत्या हत्या, वो होगा कंटक शोधन में। और जो धर्मस्थली होगा ये होगा आपका जो दीवानी मामला। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? जो जमीन का मामला आएगा, है ना, अगर कोई वाद विवाद हो गया या विवाह हुआ का मामला होगा तो वो कहां आएगा? धर्मस्थली में। और जो मारपीट का मामला आएगा वो कहां आएगा? कंटक शोधन में। अगर आप देखेंगे तो यहां पर अधिकारी, इसके लिए ऊपरी का नाम है, जो यहां पर जो न्यायाधीश उसके लिए ऊपरी का नाम है, क्या है? और यहां पर जो न्यायाधीश के लिए नाम है प्रतिष्ठा। क्या नाम है? ये न्यायाधीशों में भी अलग अलग बंटवारा, आज भी ऐसा ही है। आप जाएंगे ना कभी, आपको ही पता चलेगा ऐसे ही लोग अधिकारी बैठे। आपने कुछ भी ऐसा नहीं है कि अपनी व्यवस्थाओं से सीखा, आप अंग्रेजों से जो सीख रहे हैं वो तो ठीक है ही है। अंग्रेजों ने आपकी व्यवस्था का खूब कॉपी किया है। अंग्रेज आपके देश में आए, आपके यहां की जितनी पुस्तकें उनका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कराया, चाहे भगवत गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे आपके यहां की अच्छी बातें हो, उन सब का अनुवाद करा लिया। आइंस्टीन जैसे लोग कहते हैं कि मैंने अपनी हर बात में देखा है तो भगवत गीता मुझे समझ में आती है। आइंस्टीन के स्टेटमेंट है भगवत गीता पर। अगर आप देखेंगे तो यहां पर भारत के अंदर कुछ ऐसी चीजें रही हैं जहां पर बहुत ऐसी बातों को बहुत पहले ही रख दिया गया था, और आज अगर हम देखें तो उन चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं। अपने देश का हमें मूल्य नहीं पता, हमारे देश में बहुत सारी चीजें बहुत पहले आ चुकी थी। तो यहां आप देखेंगे कि जो कंटक शोधन न्यायालय और इसके अलावा धर्मस्थलीय न्यायालय, इसके अलावा आप देखेंगे इनकी व्यवस्था और कैसे चल रही है। इनकी न्याय व्यवस्था को आप देखेंगे तो यहां पर जो गुप्तचर व्यवस्था बहुत बढ़िया है। गुप्तचर व्यवस्था, जो गुप्तचर व्यवस्था को अगर आप देखें, है ना, क्या है गुप्तचर व्यवस्था? आज आप बताइए कि आज स्टेट को अगर आपको संचालित करना है और आपकी गुप्तचर व्यवस्था हल्की पड़ जाए तो क्या स्टेट चलेगा? आज आपके देश को संचालित करने के लिए आपकी जो गुप्तचर व्यवस्था बहुत बेहतर होनी चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो पिछले जो 10 वर्ष है, इस समय कोई भी आतंकवादी हमला हो नहीं पा रहा है। क्यों ऐसा? आपकी सारी एजेंसियां बहुत ज्यादा सोई हुई हैं। मतलब उस तरीके से सोई हुई का मतलब क्या है कि वहां पर वो विदेशों में है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहते हैं जो स्लिप सेल, जो हमेशा सोए हुए हैं विदेशों में कैप्सूल डाल के, लेकिन वो जगे हुए हैं।
आप इस बात को नहीं समझ पाए। मैंने इस संदर्भ में कहा कि ऐसे लोग भी हैं जो वहां पर जो मजदूर बन के काम कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर। अमेरिका मजदूर बन के काम कर रहे हैं, या बांग्लादेश में मजदूर बने हैं, वो बड़े अधिकारी, वो रिक्शा खींच रहे हैं वहां, आप आराम से बैठे हैं यहां। आपकी एजेंसियां काम कर रही, इसलिए आप चैन से बैठे हैं यहां। अभी आप देखेंगे आपकी एजेंसियों का बहुत अच्छा वैश्विक स्तर पर सहयोग चल रहा है, चाहे इजराइल के साथ हो, चाहे अमेरिका के साथ हो। आपके पास अगर कोई भी घटना भारत में होने वाली होती है, उससे पहले ही सूचना आ जाती कि भाई आपके खिलाफ ऐसा माहौल हो रहा है। और यहां देखेंगे कि मौर्यों के स्टेट में भी इनके आगे आने के पीछे इनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आप इनकी जो व्यवस्था को समझ लेंगे, जो आपको मैंने नोट्स दिया है उसमें बहुत विस्तार से दिया है, उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग आपको गुप्तचर मिलेंगे। एक तो संस्था के रूप में, आवाज नहीं आ रही भैया, थोड़ा आवाज बढ़ाओ नहीं तो हमारा गला चला जाएगा। आवाज आई? हाँ, अच्छा, नोट्स नहीं मिला? अरे मिल जाएगा यार, नोट्स कहां जाएगा? अभी जो बता रहे हैं, अरे अभी तो राहे जन्नत की हकीकत बहुत कुछ बाकी है। कहां अभी हो? अभी हम हैं यहां, जब तक हैं सब कुछ दे के जाएंगे, कुछ भी बचा के नहीं जाएंगे। तो यहां समझना यह है, इतनी बात समझिए कि इनकी गुप्तचर व्यवस्था कैसी है, बहुत अच्छी है। अभी आज के समय से मैंने आपको जोड़ के बताया कि आज भी भारत की जो व्यवस्था है उसमें हम हमेशा अपनी एजेंसियों को सक्रिय कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि जो अजीत डोभाल हैं वो क्या हैं, वो भी ऐसे ही थे। वो बांग्लादेश में थे पहले, वो रिक्शा खींचते थे, आईपीएस अधिकारी। बहुत ऐसे अधिकारी हैं जिनको आप ऐसे नहीं जानते हैं। आईबी के अधिकारी जो हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन ही शेयर नहीं करते किसी से। तो यहां समझना पड़ेगा कि पूरा स्ट्रक्चर है इनका, जो गुप्तचर की व्यवस्था है, और उस व्यवस्था के कारण एक अच्छा राज्य बनाने में सफल हुए। आगे चल के इनके राज्य में योग्य अधिकारी नहीं मिले या योग्य इनके लोग नहीं मिले, इसलिए इनका राज्य डिक्लाइन कर गया। और अत्यधिक जो बौद्ध धर्म को लेकर इनके यहां प्रोत्साहन रहा, इसलिए भी मौर्य राज्य जो डिक्लाइन करता है। क्या क्लियर है इतनी बात? एक हेडिंग बनाइए, इसमें लिखिए 2 बातें। हाँ, न्याय व्यवस्था, हाँ ठीक है, न्याय व्यवस्था में लिखिए। मौर्य काल में मौर्य काल में मौर्य काल में सम्राट मौर्य काल में सम्राट सबसे बड़ा न्यायाधीश था। मौर्य काल में सम्राट सबसे बड़ा न्यायाधीश था। अंतिम न्यायालय उसी का था। अंतिम न्यायालय उसी का था। अंतिम न्यायालय उसी का था। और सबसे छोटा न्यायालय, अंतिम न्यायालय उसी का था। और सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा का होता था। सबसे छोटा न्यायालय ग्राम सभा का होता था, जहां वृद्ध जन मिलकर निर्णय लेते थे। जहां वृद्ध जन मिलकर, वृद्ध मतलब बूढ़े लोग, जहां वृद्ध जन मिलकर निर्णय लेते थे। अगला पॉइंट, मुख्य न्याय के अधिकारी को धर्माधिकारी कहा जाता था। मुख्य न्याय के अधिकारी को धर्माधिकारी कहा जाता था। क्या कहते थे? अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र के अनुसार, अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र के अनुसार
अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यों की न्याय प्रणाली में, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यों की न्याय प्रणाली में, मौर्यों की न्याय प्रणाली में धर्माधिकारी को एक्सप्लेन कर दीजिए। अरे अभी आपने देखा है कि एक जो मोदी जी ने अभी वहां पे संसद भवन में लगाया है, क्या नाम है, सेंगोल, वही धर्माधिकारी, उसके ऊपर जो नंदी का वो बना हुआ वही धर्म का अधिकारी है। धर्म उसको कहते हैं धर्म दंड, वही जो है जो राजदंड या जो धर्म दंड, जो न्यायाधीश होते थे उसको लेकर चलते थे। उसको लेने के बाद मतलब ये कि आपको फैसला न्याय में अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए, न्याय में अपने बंधु को भी दंड देना चाहिए। इसका मतलब ये है अगर न्याय की बात आ जाए, आपका भाई खड़ा हो, आपके परिवार के लोग खड़े हैं, उस समय आपने न्याय दे दिया तो आप महान हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं। अपना पराया हमारे भीतर इतना ज्यादा है कि हम अपने पराये में बहुत डूबे हुए हैं। इसी बात को बुद्ध ने मना किया। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति को क्षमा करो, महावीर ने कहा हर व्यक्ति को क्षमा करो, ईसा ने कहा सबको क्षमा करो। कोई किसी को क्षमा नहीं कर रहा, कर रहा है कोई किसी को क्षमा? हर आदमी बदला लेने के लिए तैयार है। मौका मिल जाए बदला लेने, फिर पता चलेगा इनको। अधिकारी बन जाए उसके बाद बताएंगे, अधिकारी बन जाए उसके बाद बताएंगे कि जो जो हमको नहीं पहचान रहा था, अभी कोई पूछ नहीं रहा था, उसके बाद बताएंगे इनको हम। ठीक है, क्या लिखा अर्थशास्त्र? अच्छा, दो प्रकार के न्यायालय या जो दो प्रकार की न्याय प्रणाली मिली है। पहला क्या? हाँ ठीक है, अर्थशास्त्र के अनुसार सुन लो, अर्थशास्त्र के अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यों के दो प्रकार के न्यायालय मिले हैं। ठीक है, लिख दीजिए उसी में, दो प्रकार की न्याय प्रणाली मिली भाई, ये लिख दो। दो प्रकार की न्याय प्रणाली या न्यायालय मिले, दो प्रकार के न्यायालय मिलते हैं। पहला धर्मस्थनीय, पहला धर्मस्थलीय या धर्मस्थनीय, पहला धर्मस्थनीय, पहला धर्मस्थनीय, और दूसरा कंटक शोधन। पहला धर्मस्थनीय और दूसरा कंटक शोधन। अब आ जाइए पहले पे, धर्मस्थनीय में। इस न्यायालय में संपत्ति का विवाद, विवाह का विवाद, इस न्यायालय में संपत्ति का विवाद, विवाह का विवाद जैसे मामले आते थे, इस न्यायालय में संपत्ति का विवाद, विवाह का विवाद जैसे मामले आते थे, और वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए कि दीवानी अदालत, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए दीवानी अदालत, इसको दीवानी अदालत के रूप में मान सकते हैं, दीवानी अदालत, वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा दीवानी अदालत। अगला पॉइंट बनाइए कंटक शोधन में। इसके अंतर्गत कंटक शोधन में, इसके अंतर्गत फौजदारी मामले आते थे, इसके अंतर्गत फौजदारी मामले आते थे, जिसमें मारपीट, हत्या, जिसमें मारपीट, हत्या, जैसे मामले शामिल होते थे, जैसे मामले शामिल होते थे।
अब यहीं पे लिख दीजिएगा ऊपर, जो कंटक शोधन में जो था न्यायाधीश, उसके लिए आता क्या शब्द है, क्या आता है, प्रदेष्टा। और यहां पर क्या आता है, कहा गया, उपरिक। क्या है, उपरिक। उपरिक, उपरिक किसमें लिखना है, जो धर्मस्थली में, जो धर्मस्थली जो है न्यायालय, जो दीवानी न्यायालय, उसमें अधिक जो है न्यायाधीश, उसको क्या कहते हैं, उपरिक। छुट्टी छुट्टी कौन कर रहा है, कोई छुट्टी नहीं होगा, एकदम पढ़ते रहिए। अभी तो बहुत दिन के बाद आप लोग मिलते हैं, उसमें छुट्टी, छुट्टी की जरूरत नहीं है ना, थके नहीं ना हो, जिसको बोलना है वो नहीं थका है, तो आप क्यों थकोगे। चलिए अगला पॉइंट बनाइए, जो गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था। इसमें लिखिए, मौर्य काल में, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का अध्यक्ष, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का अध्यक्ष सर्प महामात्र कहलाता था। सर्प महामात्र। मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का अध्यक्ष सर्प मतलब सांप, सर्प महामात्र, सर्प महामात्र कहलाता था। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए, अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष शब्द आया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए गूढ़ पुरुष, गूढ़ पुरुष शब्द आया है। गूढ़ पुरुष मतलब जिसके अंदर हर बात छिपा सकता हो, हर बात जो है छिपा सकता हो, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं गूढ़ पुरुष। अगला पॉइंट है ना, क्या कह रहे हैं, नहीं, अपने अंदर आपको उस बात को रखना है, जो राजा तक पहुंचाना है तो राजा को ही देके आएंगे, जो बीच में किसी को नहीं। अगला पॉइंट बनाइए, मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था। अगला पॉइंट, मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था दो हिस्सों में बटी हुई थी। इंग्लिश में पीडीएफ दे दीजिए सर। इंग्लिश में पीडीएफ, देखो इंग्लिश हमारा जोन है नहीं, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। कष्टमेव जयते मत लिखिए, आपको देख लेंगे, अगर मिल जाएगा तो कुछ जरूर आपकी मदद होगी। क्या लिखा आपने, इस कार्य में गुप्तचर व्यवस्था दो हिस्सों में बटी हुई थी। पहला संचार, पहला संचार और दूसरा संस्था। इस समय गुप्तचर व्यवस्था दो हिस्सों में बटी हुई थी, पहला संचार और दूसरा संस्था। अब लिखिए संचार में, इसमें जो व्यक्ति रहते थे, इसमें जो व्यक्ति रहते थे, इसमें जो व्यक्ति रहते थे, वे अलग अलग स्थानों पर जाकर गोपनीय सूचना इकट्ठा करते थे। इसमें जो व्यक्ति रहते थे, अलग अलग स्थानों पर जाकर गोपनीय सूचना इकट्ठा करते थे। अलग अलग स्थानों पर जाकर गोपनीय सूचना इकट्ठा करते थे। अगला पॉइंट बनाइए संस्था। इसमें जो व्यक्ति रहते थे,
इसमें जो व्यक्ति रहते थे वे एक स्थान पर, इसमें जो व्यक्ति रहते थे वे एक स्थान पर इकट्ठा होकर, एक स्थान पर इकट्ठा होकर या संगठित होकर, एक स्थान पर इकट्ठा होकर या संगठित, ऑर्गेनाइज्ड है ना, संगठित होकर गोपनीय सूचना इकट्ठा करते थे। संगठित होकर गोपनीय सूचना इकट्ठा करते थे। गोपनीय सूचना इकट्ठा करते थे। ठीक है, आगे बात समझ में। इस समय आपको जो है, जो शांति व्यवस्था के लिए जो पुलिस भी दिखाई देगी, है ना, आपको यहां पर शांति व्यवस्था के लिए पुलिस, जो आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए आज भी सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो इन्हीं की जरूरत होती है। आंतरिक शांति के लिए कौन है? पुलिस। इसमें एक शब्द आपको अर्थशास्त्र में आएगा, आरक्षण। एक शब्द आता है अर्थशास्त्र में पुलिस के लिए, आरक्षण। और आज इनके लिए शब्द आता है आरक्षी। आज आरक्षी आता नहीं आता? आज आरक्षी आता है, आरक्षी अधीक्षक। आप जाएंगे अधिकारी बन के, अगर आपको डीएसपी मिलेगा। देखिए, आपने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है ना, वो स्ट्रक्चर है आपके यहां पहले से। वहां पर जो पुलिस व्यवस्था थी उसके लिए एक शब्द आता आरक्षण। तो आपके दिमाग में रहेगा कि जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पुलिस व्यवस्था के लिए शब्द क्या है? आरक्षण। क्या है? आरक्षण। एक लाइन और लिखिए, फिर आगे बढ़ जाइए। मौर्य राज्य में, मौर्य राज्य में शांति व्यवस्था को, मौर्य राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपराधों को नियंत्रित रखने के लिए, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और अपराधों को नियंत्रित रखने के लिए और अपराधों को नियंत्रित रखने के लिए पुलिस व्यवस्था भी थी। पुलिस व्यवस्था भी थी। अर्थशास्त्र में इसके लिए, अर्थशास्त्र में इसके लिए आरक्षण शब्द आया है। आरक्षण शब्द आया है अर्थशास्त्र में, इसके लिए आरक्षण शब्द आया है। आज क्या है? आरक्षी। आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो लोग जब पुलिस में भर्ती होते हैं तो आरक्षी की भर्ती कहलाती है, जो सिपाही भर्ती है ना। जो मुख्य आरक्षी का मतलब होता है जो दीवान, उप निरीक्षक का मतलब क्या होता है? सब इंस्पेक्टर ना। उसके ऊपर क्या होता है? उपाधीक्षक, जो पुलिस उपाधीक्षक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे अधिकारियों की भी एक व्यवस्था, पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखता है। अब आ जाइए मौर्य काल की वास्तुकला, थोड़ी सी जो वहां का आर्किटेक्चर है उस पर चर्चा कर ले। आज मौर्य काल को खत्म करेंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे, फिर मौर्योत्तर काल पे स्टार्ट करेंगे। मौर्य काल की, मौर्य काल का अगर हम लोग बात कर लें तो वास्तुकला, जो वास्तुकला यहां की, वास्तुकला, तो वास्तुकला का मतलब क्या होता है? आर्किटेक्चर कि वहां की जो व्यवस्थाएं मिले हैं, जो भवन मिले हैं, है ना, उसके बारे में अगर कोई सूचना है, या कोई स्तूप बना है उसके बारे में अगर कोई सूचना है, तो कुछ बातें समझ लो। अगर आप देखेंगे तो यहां पर मौर्य काल में जो सूचना आती है
कि बहुत सारे जो लकड़ी के भवन आपको पाटलिपुत्र में सूचना मिलती है कि पाटलिपुत्र में लकड़ी के भवनों की सूचना मिलती है। ठीक है, एक चीज तो यह समझना पड़ेगा कि पाटलिपुत्र में लकड़ी के भवनों की सूचना मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अशोक ने मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप बनाया, क्या है? अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप, है ना, मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया। इसके अलावा आप देखते हैं कि अशोक का जो स्तंभ आपको मिलेगा सारनाथ में, जहां पर 4 सिंह एक तरफ से आपको दहाड़ते हुए दिखाई देंगे, है ना। आज भी आप अशोक के लाट को हमने अपना राजकीय चिन्ह बना रखा है। आपको समझना पड़ेगा कि जो यहां का शासक था वो अपनी न्यायप्रियता के लिए जाना गया है। आज आप अशोक के स्तंभ, जैसे आप अधिकारी बनेंगे, आईपीएस में अगर आप जाते हैं तो एक अशोक का आपको लाट मिलता है जब आप आईपीएस बनते हैं। यहां समझना पड़ेगा ये अशोक के लाट का बड़ा महत्व है। ये जो स्तंभ है, ये स्तंभ आपको सारनाथ में मिलता है, अशोक ने बनवाया। और इस पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर अशोक ने यह कहा कि मैंने अहिंसा का रास्ता तो चुना है लेकिन शक्ति के साथ। भारत की अगर आप देखेंगे जो हमारी आज की विदेश नीति है, उसमें हम ये कहते हैं नो फर्स्ट यूज। हम कहते हैं कि हम पहले हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमने हाल फिलहाल में अपनी इस नीति को बदल दिया है। अब हम कहते हैं कि जो जैसा हमारे साथ करेगा हम वैसा ही उसके साथ करेंगे। अब हमने अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा चेंज किया है। इधर अगर आप देखेंगे तो पहले हम कहते थे लुक ईस्ट, देखेंगे ईस्ट में, अब हम कहते हैं एक्ट ईस्ट। अब हम क्या कहते हैं? एक्ट। अब हमको काम करना है, जो देखना नहीं है देखते रह जाएं। इसीलिए पूर्वोत्तर हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बना था। हमने पूर्वोत्तर में केवल जो देखने का काम किया है। और अगर हमने पूर्वोत्तर को, अब आप देखिए पूर्वोत्तर में इतनी सड़क बन गई है कि पूर्वोत्तर जैसा लग रहा है कि आप वहां पे अब कुछ कोई नहीं कर सकता। आप अरुणाचल चले जाइए, आप मेघालय चले जाइए, हर जगह बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो गया। अभी आपकी जो नीतियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रैग्मेटिक है, मतलब उसमें जो आदर्श कम है और यथार्थ ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझना है तो आपको यह समझना पड़ेगा कि अशोक ने इस बात को रखा था कि हम भले ही अहिंसक हैं, लेकिन अहिंसक होने का मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम किसी का खून नहीं बहाना चाहते, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारी नीति यही है कि जो सीधे न सो सीधे हम। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का बड़ा अच्छा है कि अगर जो सीधा उसके लिए हम बहुत सीधे, लेकिन अगर कोई अभिमानी है तो उसके हम जो दामाद लगते रिश्ते में। क्या लगते हैं? बड़ा अच्छा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा कि सीधे न सो सीधे हम, दामाद अभिमानी के। बड़ा आप देखेंगे जब आपने बड़ा अच्छे तरीके से जो साहित्य पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा कि उसमें बहुत सारी बातें हैं। यहां अशोक के अंदर भी यही है कि अशोक अपने अभिलेखों में, अपने स्ट्रक्चर में इस बात को सूचना देता है कि हम साहस के प्रतीक हैं, हम अहिंसा के प्रतीक हैं, हम वीरता के प्रतीक हैं, और हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे पास है। तो यहां आपको समझना यह पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि एक आपको जो दीदारगंज से यहां पर आपको जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिलती है ना, दीदारगंज, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिलती है दीदारगंज से। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि यहां पर बहुत सारे अभिलेख भी अशोक के मिलते हैं। आपने देखा ही, अलग अलग अभिलेख मिलते हैं। अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा, स्तूप इसी समय की संरचना है। स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या है? स्तूप कोई जानता है क्या है? क्या होता है स्तूप? जहां बुद्ध के अवशेष रखे गए। जब बुद्ध की मृत्यु हुई
उस समय की अधिकतर बड़े जो राजघराने थे, 8 हिस्सों में बुद्ध के अवशेषों को बांट लिया गया और अलग अलग हिस्सों पर एक स्तूप खड़ा किया गया और जहां आराधना हुई बुद्ध की। एक दिन कोई पूछ रहा था कि सर जो बोधिसत्व क्या होता है, कोई पूछ रहा था मुझसे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका महायान से निकला है और ये ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम जो सार्वजनिक रूप से सबको निर्वाण दिलाएंगे, जो सार्वजनिक रूप से सबको निर्वाण, लेकिन जब बुद्ध निर्वाण प्राप्त किए थे तो वो अकेले प्राप्त किए थे, उन्होंने सबको नहीं दिलाया था। लेकिन जब बुद्ध ने जो बोला उसी का उल्टा करने लग गए हम। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं, थोड़ी देर तक हम खूब ध्यान करते फिर निकल आते हैं। ये आसान रास्ता ढूंढा गया। अगर आप हीनयानी को देखें तो हीनयानी वास्तव में बुद्ध की परंपरा के हैं। महायानी तो बुद्ध को भगवान बना चुके हैं, जैसे विष्णु के अवतार हैं बुद्ध। लेकिन हम आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा महायानियों की ही संख्या है, क्योंकि आपको अपनी शरीर गलाने में बड़ी दिक्कत होती है। आपको कहा जाए कि आपको मर के जीना होगा तो कोई इस दुनिया में मरने को तैयार नहीं है। अपने मरे स्वर्ग मिलेगा ये कोई कह दे तो कहेंगे नहीं नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, आप मरिए तो हम स्वर्ग ले लें। ये संभव नहीं है, कोई किसी की मेहनत को नहीं ले सकता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं आप मेहनत करने के लिए तैयार होइए, आपको सफलता मिलकर रहेगी। आपकी मेहनत सफलता करती है। आप ये सोचें कि नहीं ऐसे ही हो जाए तो ये संभव नहीं है। तो यहां देखते हैं स्तूप क्या है, एक ऐसी संरचना है। अगर मैं स्तूप बनाऊं आपके सामने, हमें चित्रकारी आती नहीं है, अगर नहीं अच्छा बने हंसना मत, ठीक है। स्तूप क्या होता है, एक अर्धवृत्ताकार अंडे के समान होता है। इसके ऊपर एक ऐसे होता है छज्जे के तरह से, ठीक, और इसके ऊपर एक ऐसे होता है और उसमें एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। 3 होते हैं, ठीक। अब यहां पर ये जो देखेंगे कि ये जो संरचना होती है छज्जा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हर्मिका। क्या कहते हैं, हर्मिका। ये हर्मिका है और हर्मिका के ऊपर निकलता है मस्तूल। ये क्या है, मस्तूल है। क्या है, मस्तूल। और अगर आप देखेंगे तो मस्तूल को ही एक जगह मिलता है यष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, यष्टि। ये यष्टि है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये 3 छत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, 1 2 3 छत्र आपको दिखाई देंगे। और यहां पर ये जो छत्र हैं ये जो बुद्ध के जो त्रिरत्न है उसको सूचित करते हैं, बुद्ध धम्म और संघ। कि जहां बुद्ध हैं वहां पर धर्म है और वहीं संघ है। बुद्धम संघम धम्मम गच्छामि। बुद्ध को केवल आप एक ऐसे पढ़ लेंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। आप अगर किसी कैरेक्टर को पढ़ते हैं तो उसके व्यवहारिक पक्ष को पढ़िए कि वो कैसे बुद्ध बना है। अगर आप बुद्ध को 1% भी अपने अंदर उतार ले गए तो आप महामानव बनने से उसी रास्ते पर चल देंगे जिसने बुद्ध को थोड़ा सा भी उतारा अपने भीतर। तो बुद्ध एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं और उनकी विचारधारा को सामने रखने का प्रयास किया गया। अगर आप देखेंगे तो इसके चारों तरफ जो घूमने के लिए एक स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, प्रदक्षिणा, प्रदक्षिणा पथ। क्या कहते हैं, ये घूमने के लिए होता है, ठीक है। और इसके आसपास जो संपूर्ण जो संरचना होती है उसके चारों ओर एक हिस्सा होता है, उसको कहते हैं वेदिका। क्या कहते हैं, वेदिका। वेदिका एक जो रेलिंग टाइप का होता है, अगर आप जाएंगे देखने तो वहां पर एक जो रेलिंग टाइप की व्यवस्था दिखेगी उसको कहते हैं वेदिका, ठीक है। और यहां पर उसके बाद वेदिका के आगे होता है प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं तोरण द्वार। क्या कहते हैं, तोरण द्वार।
ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रुकते हैं, फिर आधे घंटे बाद हम लोग मिलते हैं। आधे घंटे बाद मिलते हैं।